जी, अब हमने जो चैप्टर कंडीशन ऑफ यूट्रस, सर्विक्स एंड एंडोमेट्रियम, इसमें सबसे पहले वो सर्विक्स की बात करता है कि सर्विक्स का विजाइनल पार्ट होता है जिसको एक्टोसर्विक्स भी कहा जाता है, यानी जो विजाइना वाली साइड पे होता है। इसमें जो एपिथेलियम होती है एक्टोसर्विक्स में, वो थिक नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में पिंक अपीयरेंस होती है। उसमें इसमें जो एक्सटर्नल वॉल है वो विजिबल होता है एज अ डार्क सर्कुलर स्लिट लाइक एरिया। ठीक है। और वो जो है ना वो ओपनिंग होता है एंडो सर्विक्स की तरफ। अब एंडो सर्वाइकल जो कनाल है उसमें सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है। एक्टो सर्विक्स में स्ट्रेटिफाइड स्केमस थी नॉन कैरेटिनाइज, और एंडो सर्विक्स में सिंपल कोलमनर एपिथेलियम है। क्लियर डिमार्केशन होती है दोनों के दरमियान, ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान के जो कोलमनर एपिथेलियम है वो होगी, फिर एक डिमार्केशन आएगी, फिर स्केमस एपिथेलियम शुरू होगी, तो उस डिमार्केशन को कहते हैं स्केमो कोलमनर जंक्शन। आप बिनाइन सर्वाइकल लेन पहले देखेंगे, फिर मायोमेट्रियम के देखेंगे, एंडोमेट्रियम के देखेंगे, तो यहाँ पर ना सर्वाइकल एक्ट्रोपियन सबसे पहले आ जाता है। अब जो रिप्रोडक्टिव एज की वुमेन होती है यूजली, उनमें जो कोलमनर एपिथेलियम है वो एक्टोसर्फिक्स पे विजिबल हो रही होती है, वरना कोलमनर एपिथेलियम तो एंडोसर्फिक्स में होती है ना, बट एक्टोसर्फिक्स पे विजिबल हो सकती है। एक सर्कुलर रेड एरिया सा नजर आ सकता है जो एक्सटर्नल ओस को सराउंड कर रहा है, बट ऐसी उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होती, वो नॉर्मल एक फाइंडिंग है। लेकिन पुबर्टी, पील एंड प्रेगनेंसी, ये 3 पी आपने याद रखना है। इन 3 पी में क्या हो सकता है कि एक्ट्रोपियन बन सकता है। अब एक्ट्रोपियन क्या है कि वो जो फ्रेजाइल ग्लैंडुलर से कोलमनर एपिथेलियम आ जाएगी, और ये जो है ना सिम्टम्स कोस करना शुरू कर देगी। मतलब नॉर्मली वो प्रेजेंट थी तो वो कोई मसला नहीं कर रही थी, लेकिन अगर उसमें सिम्टम आना शुरू हो जाएंगे तो उसको हम सर्वाइकल एक्ट्रोपियन का नाम देंगे। कोलमनर एपिथेलियम होती है, ग्लैंडुलर होती है, और ये सिम्टम्स क्या कोस कराएगी। अच्छा, सर्वाइकल जितने भी बेनाइन लेगिन है ना वो यही सिम्टम कोस कराएंगे, ब्लीडिंग करवाएंगे या म्यूकस डिस्चार्ज होगा। जब हम ओवरी के बिनाइन लेगिन की बात करें तो उनमें क्या देखा था कि या वो क्रोनिक या एक्यूट पेन कॉज कर सकते हैं। एक्यूट पेन तो कॉम्प्लिकेशन के केस में होगी ना, यूजुअली क्रोनिक पेन होता है और एक मैस की फीलिंग आती है। लेकिन यहाँ पर सर्विक्स के बिनाइन लेगिन्स क्या करवाएंगे, ये सिम्टम्स कॉज करवाएंगे, जैसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, पोस्ट क्वार्टल ब्लीडिंग। ठीक है, और यहाँ क्लियर जो है ना वो एक्सेसिव ये डिस्चार्ज, म्यूकस टाइप डिस्चार्ज बना सकते हैं। अब आगे वो बात करते हैं कि जो आपने इनको कैसे ट्रीट करना होता है। अगर आपके इन सिम्टम्स आना शुरू हो जाए तो आपने एस्ट्रोजन बेस्ड हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव देने हैं। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन है वो सर्वाइकल एब्लेशन का भी ऑप्शन है, कि अगर जो है वो विजिबल हो ग्लैंडुलर प्रोड्यूसिंग कोलमनर सेल्स तो आप इनको एब्लेट कर देते हो क्रायोपोट्री की मदद से। आउट पेशेंट में ओपीडी में प्रोसीजर किया जाता है, और फिर जो है ना वो स्वैब ले लिए जाते हैं। स्वैब जो है उससे हमने एक्सक्लूड करना होता है कि क्लेमाइडिया या कोई एसटीआई तो नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज हो रहा है ना, तो डिस्चार्ज है उस केस में कोई एसटीआई भी हमने एक्सक्लूड कर लेना है। ये देख लेना कि सर्विक्स की साइटोलॉजी नॉर्मल है, कोई मेलिग्नेंसी तो नहीं है, उसको भी रूल आउट कर लेना है। अच्छा, चलिए अब बात नेबोथियन फॉलिकल्स की कर रहे हैं। तो नेबोथियन फॉलिकल कहते हैं स्मॉल म्यूकस फील्ड सिस्ट बन जाती हैं, एक्टो सर्विक्स पे विजिबल होती हैं। ये ना असल में ट्रांसफॉर्मेशन जोन में बनती है। जो ट्रांसफॉर्मेशन जोन में कोलमनर ग्लैंड होते हैं ना, उनकी डायलेटेशन से सिस्ट बन जाती है। नेबोथियन फॉलिकल इनकी ऐसा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई ट्रीटमेंट भी नहीं चाहिए होता। अगर सिस्ट बड़ी हो जाए तो आप उनको जो है वो ड्रेन कर सकते हो। सर्वाइकल पॉलिप्स की बात करते हैं। सर्वाइकल पॉलिप्स बिनाइन ट्यूमर होती हैं, आउट ग्रोथ होती हैं जो एपिथेलियम से बनती हैं। एंडोसर्विक्स की एपिथेलियम से एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, इंसिडेंटल डायग्नोसिस होता है। और अगर इनके साथ एक्ट्रोपियन भी हो, मतलब पॉलिप्स भी एक्ट्रोपियन भी है, फिर वेजाइनल ब्लीडिंग, इंटरमेस्टल या पोस्ट पार्टल ब्लीडिंग हो सकती है, और इनको आप सिंपली ओवलियन कर सकते हो, पोलिप फोर्सेप की मदद से इनको रिमूव कर सकते हो। नेक्स्ट आती है सर्वाइकल स्टीनोसिस। इसका एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है सर्वाइकल स्टीनोसिस का, इसमें हिमेटोमिट्रा बनता है। होता है इसमें क्या क्या पैथोलॉजिकल नैरोइंग होती है कि एंडोसर्वाइकल कैनाल जो है वो नैरो हो गई है। आर्ट्रोजेनिक भी हो सकता है कि आपने कोई सर्जरी वगैरह परफॉर्म की, उस वजह से नैरोइंग हो गई। आप जो है ना प्रीमैलिग्नेंट डिजीज थी सर्विक्स की, आप उसकी बायोप्सी कर रहे थे या लूप डायथर्मी कर रहे थे, तो सर्वाइकल स्टीनोसिस हो गई। एंडोमेट्रियल एब्लेशन कर रहे थे तो सर्वाइकल स्टेनोसिस हो गई। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जब सर्वाइकल स्टेनोसिस हो जाती है तो जो मेंस्ट्रुएशन का ब्लड है वो बाहर नहीं आ पाता और वो अंदर जमा हो जाता है, यूट्रस की बॉडी में जमा हो जाता है, तो उसको हिमेटोमिट्रा कहते हैं। इस वजह से डिस्मेनोरिया होता है। अब आप लोगों को याद आया होगा कि जब मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल हमने डिस्मेनोरिया डिस्कस किया था, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया के कुछ कॉजेज बताए थे, उनमें से एक कॉज ये भी था कि सर्वाइकल स्टेनोसिस और हिमेटोमिट्रा। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है जी एंडोमेट्रियल के बेनाइन लेन। सर्विक्स को तो हमने देख ली, उनमें ऐसा सिर्फ सर्वाइकल स्टेनोसिस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है या वो सर्वाइकल एक्ट्रोपियन। अब बात करेंगे अगर एंडोमेट्रियल की, तो एंडोमेट्रियल पोलिप, एंडोमेट्रियल पोलिप जो है वो फोकल आउटग्रोथ होती है, एंडोमेट्रियम से बनती है। इनमें वेरिएबल अमाउंट में ग्लैंड, स्टोमा या ब्लड वेसल्स हो सकते हैं, और इसी हिसाब से इनकी अपीयरेंस बदलती रहती है। अच्छा, यूट्राइन ब्लीडिंग इनका, अब मैंने कहा कि जो भी इस तरह के लेकिन यूट्रस या सर्विक्स के बेनाइन होते हैं वो ब्लीडिंग करवाते हैं, तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग करवाएंगे, पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग होगी, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होगी। ठीक है, और इनका फर्टिलिटी पे भी इंपैक्ट आ सकता है। 10 to 20% वुमेन में ये होते हैं। 10 to 20% वुमेन जो हमारे पास एबनॉर्मल रिटर्न ब्लीडिंग के साथ आती हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब जब आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, स्टार्टिंग में हमने जब हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग पढ़ी थी तो हमने ये भी कहा था कि उसमें कोई बिनाइन कंडीशन भी हमने रूल आउट करनी है, कोई पोलिप भी हो सकते हैं क्योंकि वो भी ब्लीडिंग करवा सकते हैं। रिस्क फैक्टर इनकी ओबेसिटी है, लेट मेनोपॉज है, यानी ना यूट्रस का एक्सपोजर ज़्यादा हो गया है एस्ट्रोजन के साथ, तो लेट मेनोपॉज है, पार्शियल एस्ट्रोजन एगोनिस्ट यूज़ किए, एस्ट्रोजन के एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट। ये पार्शियल जो एगोनिस्ट होते हैं ये ब्रेस्ट में तो उसको जो है ना वो एंटागोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं एस्ट्रोजन के, लेकिन यहाँ पर यूट्रस में आके एगोनिस्ट के तौर पे एक्ट करते हैं, तो इसीलिए ये यूट्रस में पॉलिप बनवा सकते हैं। और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये सारे रिस्क फैक्टर है।
हाँ, ये जो पॉलिप होते हैं ना, ये साइक्लिक हार्मोनल चेंजेस के लिए सेंसिटिव होते हैं। मतलब जो बाकी एंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस आ रहे हैं, इनमें वो चेंजेस नहीं आते। इसीलिए ये अनशेड्यूल्ड ब्लीडिंग करवा देते हैं कि जब इनका दिल करेगा, इंटरमेस्टल हो चाहे पोस्ट मेनोपॉजल हो, ये ब्लीड करवा देते हैं। अच्छा, अब जो है ना वो ये पेडंकुलेटेड भी हो सकते हैं, सेसाइल भी हो सकते हैं, एक भी हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। साइज़ इनका 0.5 से लेकर 4 सेंटीमीटर तक होता है, वेरी करता है। इनको डायग्नोस कैसे करते हैं? अल्ट्रासाउंड स्कैन से इनका डायग्नोसिस बन जाता है, लेकिन क्योंकि ये ल्यूमन में मौजूद है, कैविटी में मौजूद है, तो हमारे पास 2 और टेक्नीक है इनका डायग्नोसिस बनाने के लिए। वो एक तो है हिस्टेरोस्कोपी, आप आउट पेशेंट हिस्टेरोस्कोपी करो, जिसकी उसने फिगर भी ऐड की हुई है। दूसरा होता है कि अगर आप सलाइन इन्फ्यूजन सोनोग्राफी करो। इसमें क्या करते हैं कि आपको जो है ना पोलिप वो नजर आ जाते हैं कैविटी में फ्लूइड फिल कर देते हैं, सलाइन फ्लूइड फिल कर देते हैं, और फिर आपको डिटेक्शन हो जाती है। अच्छा, जब डायग्नोसिस बन जाए फिर करना क्या? फिर पॉलीपेक्टमी करनी होती है। ठीक है, इनका डायग्नोसिस हो गया तो उनका रिमूवल करना है, पॉलीपेक्टमी करनी है, ताकि जो एब्नॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग है वो खत्म हो, सिम्टम खत्म हो, और फर्टिलिटी, क्योंकि मैंने कहा था फर्टिलिटी को भी इफेक्ट करते हैं, तो फर्टिलिटी का भी जो मसला है वो खत्म हो। अच्छा, अब उसके बाद जो है ना वो हाइपरप्लेजिया और कैंसर भी ये करवा सकते हैं। इसीलिए इनको, क्योंकि ये भी तो उसी वजह से बने ना कि एस्ट्रोजन ज्यादा आ रहा है, तो पॉलिप बन गया। अब एस्ट्रोजन की वजह से फर्दर हाइपरप्लेजिया और फर्दर कैंसर भी हो सकता है, इसलिए हमने पॉलिप्स को रिमूव कर देना है। अब इनको जो है ना वो रिमूव करने के लिए पहले तो जनरल ने सीजर यूज किया था, लेकिन अब इसको ओपीडी में लोकल के अंडर भी रिमूव कर दिया जाता है। स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, इसको देखते हैं और इसको पॉलीपेक्टमी कर देते हैं, सीजर की मदद से काट देते हैं। आगे आ जाते हैं जी एस्टरमैन सिंड्रोम। ये भी एंडोमेट्रियल का एक बिनाइन लेगियन है। इसमें होती है असल में फाइब्रोसिस और हेडेगियन। होता ये कि जो आपको एंडोमेट्रियम की 3 लेयर्स पढ़ाई थी जब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल देखा था, हम उसमें 3 लेयर्स देखी थी। तो जो बेसल लेयर थी एंडोमेट्रियम की, उसका डैमेज अगर हो जाए तो फिर एंडोमेट्रियम आपको पता है कि दोबारा से नहीं बन सकती, रीजनरेट नहीं हो सकती। ठीक है, तो एस्टरमैन सिंड्रोम में भी यही होता है कि किसी प्रोसीजर की वजह से, एंडोमेट्राइटिस की वजह से, या फिर क्यूरिटाज ऑफ यूट्राइन कैविटी की वजह से, इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है कि बेजल लेयर को अफेक्ट हो जाता है। जब बेजल लेयर को अफेक्ट हो जाता है तो फिर वो रीजनरेट नहीं हो पाती, और वहाँ पे फाइब्रोसिस और एडहेजन बनना शुरू हो जाती है। एंडोमेट्राइटिस जो है वो यूजली प्रेगनेंसी में हो रहा होता है, या दूसरा जो है वो प्रेगनेंसी के बाद आप जो है ना रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन को रिमूव कर रहे थे, या सेकेंडरी पोस्टमार्टम हैमरेज को ठीक कर रहे थे, तब आपने उसको डैमेज कर दिया। ये दोनों फेनोमेना हो सकते हैं। अच्छा, अब वो कह रहा है कि इसकी प्रिवेंशन आप कैसे कर सकते हो? आप कंजर्वेटिव जो है वो लेस ट्रोमेटिक सर्जिकल अप्रोच यूज करो। अगर आपको अगर आपको किसी फीमेल के रिटेन प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन रिमूव भी करने हैं, तो आप जो है ना उसको थोड़ा लेस ट्रोमेटिकली लेकर चलो, थोड़ा केयरफुली लेकर चलो। और दूसरा मैंने कहा था एंडोमेट्राइटिस की वजह से हो सकता है, तो एंडोमेट्राइटिस को प्रिवेंट करने से भी हम एस्टरमैन सिंड्रोम को प्रिवेंट कर सकते हैं। एस्टरमैन सिंड्रोम को ट्रीट कैसे किया जाता है? इसकी स्टेरोस्कोपी की जाती है। स्टेरोस्कोपी करके सर्जिकल टेक्निक होती है, जो ढीन बनी उनको तोड़ा जाता है। ठीक है, एडिनोलाइसिस की जाती है, और ट्रीटमेंट थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। इसमें जो है ना वो यूट्राइन ट्रोमा हो सकता है ट्रीटमेंट के दौरान। अब जो है ना सर्जिकल ट्रीटमेंट, अच्छा एक सर्जिकल ट्रीटमेंट जिसमें हम खुद जानबूझ के बेसल लेयर को खराब करते हैं ताकि रीजनरेशन ना हो, वो होता है हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का एक ट्रीटमेंट, जिसको एंडोमेट्रियल एब्लेशन कहते हैं। ये हम खुद कर रहे होते हैं। तो ये भी उसने यहाँ पे मेंशन किया कि एस्टरमैन सिंड्रोम तो ये ना कि जब हमसे गलती से हो गया, बेसल लेयर डैमेज हो गई, और वहां पर फिब्रोसिस एडिशन हो गई, लेकिन एक में हम खुद कर रहे होते हैं, एंडोमेट्रियल एब्लेशन होता है, वो हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग का एक ट्रीटमेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं जी मायोमेट्रियम के बिनाइन लेगिन की। ये इंपॉर्टेंट है, इनमें फाइब्रोइड आते हैं और एडिनोमायोसिस आता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कंडीशन है जो मायोमेट्रियम को अफेक्ट कर देते हैं। फाइब्रोइड्स की बात करें तो फाइब्रोइड्स जो है वो बिनाइन ट्यूमर है यूट्राइन स्मूथ मसल्स के। इनको लियोमायोमा कहते हैं। इनकी जो अपीयरेंस होती है वो वेल डिमार्केटेड फीम से वोल्ड ट्यूमर होते हैं। ठीक है, इनकी अपीयरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने पैथो में भी पढ़ी हुई है कि वेल डिमार्केटेड ये होते हैं। अच्छा, इनकी प्रेवलेंस ज्यादा है, 40% तक वुमेन में ये फाइब्रोइड मौजूद होते हैं। मोर कॉमन जो है ये नली पैरस में और ओबीस वुमेन में है। ठीक है, ओबीस और नली पैरस वुमेन में ज्यादा कॉमन है, और इनमें फैमिली हिस्ट्री भी होती है, यूजुअली मल्टीपल होते हैं। और ये ना क्लासीफाई इनको हम कर लेते हैं लोकेशन के हिसाब से, यूट्राइन वॉल के साथ जो इसकी लोकेशन है ना उस हिसाब से हमने क्लासीफाई किया होता है। यानी सब म्यूकोजल है, इंट्राम्यूरल है, और सब सिरोजल है। अब उसने ना एक टेबल बना के आपको दिखाया हुआ है कि जो सिम्टम्स हैं फाइब्रोइड की वजह से होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है टेबल कि कौन, ये पेपर में एज इट इज उसने पूछा हुआ है एक दफा कि मुझे सिम्टम्स बताएं फाइब्रोइड कौन से सिम्टम्स कॉज करते हैं। तो फाइब्रोइड जो है वो यूजुअली स्मॉल और एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, बट कुछ केसेस में ये सिम्टम्स भी कॉज करना शुरू कर देते हैं। वो सिम्टम होता है जी एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग, जो कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। दूसरा रिप्रोडक्टिव फेलियर, सब फर्टिलिटी, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बल्क इफेक्ट आएगा एडजेसेंट स्ट्रक्चर पे, प्रेशर इफेक्ट, बल्क इफेक्ट, प्रेशर और पेन हो सकती है, ब्लैडर और बोवल की डिसफंक्शन हो सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो सकती है। तो यूजुअली इसके मैस इफेक्ट आ रहे हैं, मतलब पेन और सब फर्टिलिटी कॉज कर रहा है, इसके अलावा प्रेगनेंसी लॉस है, उसके अलावा ये प्रेशर, पेन और एडजेसेंट स्ट्रक्चर को खराब कर रहा है, डिस्टेंशन करवा रहा है, ये सारे इसके इफेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब जो है ना ये बिनाइन होते तो ये बिनाइन है, कुछ नहीं करते, एस्ट्रोजन की वजह से ये बने हुए हैं। इसीलिए नली प्रेस वुमेन में ज्यादा कॉमन है, क्योंकि नली प्रेस वुमेन की यूट्रस का ज्यादा एक्सपोजर होता है एस्ट्रोजन के साथ, क्योंकि उनमें तो प्रेगनेंसी आई नहीं है, तो एस्ट्रोजन कंटिन्यूसली आके एक्ट कर रहा है। वरना प्रेगनेंसी में तो ये होता है ना कि एस्ट्रोजन नहीं बनता, लेकिन अब तो उसमें प्रेगनेंसी नहीं है, तो नली प्रेस वुमेन में ज्यादा कॉमन है, ओबेसिटी में ज्यादा कॉमन है, फैमिली हिस्ट्री अगर तो ये ज्यादा कॉमन है। ये तीनों मैंने आपको इसके रिस्क फैक्टर बता दिए। अच्छा, अब वो कह रहा है कि होता ये है कि बाज़ अवत ये मेनोपॉज पे श्रिंक कर जाते हैं, जब एस्ट्रोजन जो है उसकी प्रोडक्शन कम हो जाती है, खत्म हो जाती है मेनोपॉज में, तो फिर ये श्रिंक भी कर जाते हैं। प्रेगनेंसी में ये इलाज कर सकते हैं, और इनमें डिजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं। अब इसकी ना 3 तरह की डिजेनरेशन उसने बताई है, रेड, हाइलिन और सिस्टिक। ये तीनों जो डिजेनरेशन है ना
ये इंपॉर्टेंट है, तीनों ही आपने करनी है, रेड, हाइलीन और सिस्टिक। रेड डिजनरेशन में क्या होता है? रेड डिजनरेशन में होता है कि ना रेड में क्या होता है, ब्लड होता है, तो इसमें हेमरेज होता है और नेक्रोसिस शुरू हो जाती है फाइब्रोइड में। ये ना स्वेयर एक्यूट स्वेयर पेन कॉज कराती है। तो यूजुअली होता है मिड सेकंड ट्राइमेस्टर में। अगर इसका आपको सिनेरियो आएगा ना रेड डिजनरेशन का, तो यूजुअली ट्राइमेस्टर जो होगा वो सेकंड चल रहा होगा, उसके मिड में प्रेगनेंसी के ना इनकी डिजनरेशन शुरू हो जाती है और एक्यूट पेन के साथ फीमेल आती है। दूसरी हाइलैंड डिजनरेशन, ये सिम्टोमेटिक है, इसमें ऐसा पेन नहीं होती, इसमें सिंपली इसकी सॉफ्टनिंग हो जाती है फाइब्रोइड की, लिक्विफिकेशन हो जाती है। सिस्टिक में क्या होता है, ये भी एसिम्प्टोमेटिक होती है, इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस होकर सिस्टिक स्पेसेस बन जाती हैं और कैल्शियम डिपोजिशन भी होना शुरू हो जाती है, जिससे कैल्सिफिकेशन हो जाती है। ठीक है, ये मैलिग्नेंट हो सकती है लेकिन उसका इंसिडेंस बहुत कम है। चलिए, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन में अगर ये सिस्टिक डिजनरेशन है तब मेलिग्नेंसी का थोड़ा सा रिस्क है। अब क्लिनिकल फीचर्स मैंने आपको टेबल से वैसे करवा दी, यहाँ पे भी उसने ये बातें की हुई है कि मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंसेस होगी, बल्क सिम्टम आएंगे, प्रेशर के सिम्टम आएंगे, यूरिनरी फ्रीक्वेंसी या इनफर्टिलिटी हो जाएगी, पेन हो सकती है। पेन वैसे कम होती है इनमें, पेन तभी होती है यूजली जब ब्लड डिजनरेशन हो या टोरियन हो या पेडंकुलेटेड फाइब्रॉइड जो है ना वो टोरियन उसकी हो जाए, सप्लाई रुक जाए ब्लड की, तब इन केसेस में पेन होती है। वो ना यूजली अगर फाइब्रॉइड है तो उसकी पेन नहीं होगी, उसके प्रेशर सिम्टम और मैस सिम्टम ज्यादा आएंगे, सब फर्टिलिटी होगी। ठीक है, ये वाली ज्यादा कंप्लेंट होती है। अब सब फर्टिलिटी क्यों होती है फाइब्रोइड के केस में? वो ये भी हो सकती है कि उसने जो है ना फिलोपियन ट्यूब को मैकेनिकली डिस्टोर्ट कर दिया, फिलोपियन ट्यूब की क्लीनिंग करा दी, एंडोमेट्रियल कैविटी में उसने जो है ना उसको डिस्टोर्ट कर दिया। अगर सब म्यूकस फाइब्रोइड है ना, मैंने कहा था हमने क्लासिफाई कर लिया सब म्यूकोजल, इंट्राम्यूरल और सबसिरोजल। जो सब म्यूकोजल होती है ना वो कैविटी को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वो म्यूकोजा के बिल्कुल नीचे पड़े होते हैं। तो अगर सब म्यूकोजल होगा वो यूजली कैविटी को डिस्टोर्ट कर देता है, यूट्राइन कैविटी को, और जो है ना वो सब फर्टिलिटी की तरफ ले जाता है पेशेंट को। अगर आप सबम्यूकोजल फाइब्रोइड को रिमूव कर दो तो फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इसके अलावा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन भी करवाई जा सकती है इन पेशेंट्स में। और बाकी जो सारे फाइब्रोइड है उनको आप रिमूव करने का फर्टिलिटी पे ऐसा इफेक्ट नहीं आता। मतलब अगर सब सिरोजल फाइब्रोइड है उसको आप रिमूव भी कर दोगे तो ये नहीं होगा कि उससे फर्टिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, बल्कि उनको रिमूव करने के रिस्क ज्यादा है। इसीलिए हम फाइब्रोइड को सिर्फ तब रिमूव करते हैं अगर इसके सिम्टम आ रहे हो। ठीक है, वरना इसको नहीं रिमूव करते या फिर इनफर्टिलिटी हो रही हो इनकी वजह से। अच्छा, अब इसके बाद वो बात कर रहा है कि अगर फाइब्रोइड था किसी में और फाइब्रोइड ने डिस्टोर्ट नहीं किया, प्रेगनेंसी डेवलप हो गई, तो वो प्रेगनेंसी उसका मसला एक तो ये हो सकता है कि लाए अब नॉर्मल आ सकती है फाइब्रोइड की वजह से, बेबी की लाए, फीटस की लाए। दूसरा, जब आप डिलीवरी करोगे तो उसके बाद पोस्ट पार्टम हैमरेज हो सकता है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो होती है ना वो इन एफिशिएंट होती है, सही से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती, तो फिर बहुत ज्यादा हैमरेज होता है। अब एग्जामिनेशन पे क्या फाइंडिंग मिलेंगी? फाइब्रोइड का पेशेंट है आपके पास आया, आप उसका एग्जामिनेशन कर रहे हो, तो आपको जनरली एक तो साइन एनीमिया के मिल सकते हैं। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन पे आपको कोई एब्डोमिनल मैस आप पैल्पेट करोगे तो पेल्विस से राइज हो रहा होगा। बाई मैनुअल एग्जामिनेशन जब किया जाएगा तो इनलार्ज फीम स्मूथ या इरेगुलर नॉन टेंडर यूट्रस पाल्पेबल होगी। ये बाई मैनुअल एग्जामिनेशन जो है ना ये कुछ केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक ये उसमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी अभी तक ना नहीं उसका रिकॉर्ड किया, वॉइस नोट मैं कोशिश करूंगी वो भी जल्दी रिकॉर्ड कर दूं। उसमें ये बाई मैनुअल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट होता है। एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि इसमें ना इनलार्ज और स्मूथ सी या इरेगुलर भी हो सकती है। इनलार्ज फीम यूट्रस पैल्पेट आप करते हो बट वो नॉन टेंडर होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन में हम अल्ट्रासाउंड करते हैं क्योंकि हमारी फर्स्ट जो है ना वो अल्ट्रासाउंड ही होती है। फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जब भी कोई मैस के साथ आता है तो अल्ट्रास एब्डोमिनल या ट्रांसवेजनल अल्ट्रासाउंड की जाती है। मेन स्टे है डायग्नोसिस का। ये डिफरेंशिएट भी कर देता है कि मैस जो है वो कोई फाइब्रोइड है या कोई ओवेरियन ट्यूमर ही बना हुआ है, इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देता है। फाइब्रोइड की में पोजीशन भी बता देता है, उसका साइज भी बता देता है। अगर लार्ज फाइब्रोइड हो तो अल्ट्रासाउंड जो है वो ये भी बता देता है कि क्योंकि लार्ज फाइब्रोइड हो ना वो यूरिटर को जो है ना वो प्रेस कर देते हैं। जब यूरिटर प्रेस हो जाती है तो फिर यूरिन नहीं जाता ब्लैडर तक और हाइड्रोनेफ्रोसिस शुरू हो जाता है। तो अगर लार्ज फाइब्रोइड हो तो वो हाइड्रोनेफ्रोसिस भी करवा देते हैं। तो फिर उस वजह से हम अल्ट्रासाउंड से भी कंफर्म कर लेते हैं कि हाइड्रोनेफ्रोसिस जो है ये प्रेशर की वजह से यूरिटर पे आया है या कोई और मसला है। ठीक है। अच्छा, फिर एमआरआई भी की जा सकती है। एमआरआई फर्दर डिटेल बता दी, मॉर्फोलॉजी, साइज, लोकेशन। अब ये वही वाली चीजें है ना, आपको क्या कहा था, ये क्रोनिक पेल्विक पेन के कॉज, क्रोनिक पेल्विक पेन के केस में मैंने बताया था कि अगर कोई मैस हो, पेल्विस मैस हो, सबसे पहले तो उसकी जो है ना वो अल्ट्रासाउंड ही की जाती है। बट अल्ट्रासाउंड में अगर कुछ आपको मैस की डिटेल्स नजर आ जाए फिर फर्दर डिटेल्स देने के लिए आप एमआरआई करते हो, तो यहाँ पे भी वही बात है कि एमआरआई की जाएगी जो फर्दर आपको डिटेल्स बताएगी। अब आ जाइए ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है? इन्वेस्टिगेशन का जो उसने टेबल बनाया हुआ है ना इसमें मेन उसने ये बात की हुई कि अल्ट्रासाउंड एमआरआई का ही मेन रोल है। लेकिन जो स्टेरोस्कोपी है ना ये हम यूजुअली तब करते हैं कि अगर समी गुजर फाइब्रोइड हो, ठीक है, तभी स्टेरोस्कोपी हमारी हेल्प करती है। या स्टेरोस्कोपी के साथ हमने कोई और प्रोसीजर करना हो, हमने डिगेंस को तोड़ना है, हमने पॉलिप्स को रिमूव करना है, या सब म्यूकोजल फाइब्रोइड को भी हम रिमूव कर सकते हैं, तब स्टेरोस्कोपी गुड होती है। ठीक है। ट्रीटमेंट है, सबसे पहले मेडिकल ट्रीटमेंट की बात करें, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट आप देते हो अगर फाइब्रोइड जो है एसिम्प्टोमेटिक और इंसिडेंटल डायग्नोस्टिक और फीमेल चाहती है कि वो इसको ट्रीट करवाना चाहती है, तब फिर उसका जो है ना वो मेडिकल ट्रीटमेंट किया जाएगा, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाएगा।
उसने ना यहाँ पर एक बात की हुई है। उसने कहा कि वैसे तो फाइब्रोइड की सबसे मेन कंप्लेंट हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है ना, तो हमने थर्ड चैप्टर में भी देख लिया था कि हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग को ट्रीट करने के लिए हम सबसे पहली जो हमारा अप्रोच होती है वो लिवोनोजेस्ट्रल इंट्रायूटेराइन डिवाइस होती है। उसके अलावा सीओसीपी दिए जाते हैं, मेफेनेमिक एसिड दिया जाता है, ट्राइनेक्सामिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें देती हैं। लेकिन अगर तो ये फाइब्रोइड हो और ये सब म्यूकोजल फाइब्रोइड हो या उसका साइज इतना बड़ा हो कि यूट्रस जो है वो 12 वीक के साइज से ज़्यादा हुई हो, तब आप इन सब ड्रग दोगे, ये सब इनफेक्टिव होती हैं। तब ये सब कोई खास रोल प्ले नहीं करती। तब जो ड्रग काम करती है वो सिर्फ जीएनएच एगोनिस्ट है या यूलिप्रिस्टल एसीटेट है। तब हमारी प्रेफरेंस वही दोनों ड्रग होती हैं। वो दोनों काम करती हैं, एक गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एगोनिस्ट और दूसरा यूलिप्रिस्टल एसीटेट। ठीक है, लेकिन ये जो जीनर्ज है इसका ट्रीटमेंट सारी वुमेन टॉलरेट नहीं कर पाती, क्योंकि इसमें ना मीनोपॉजल, ये इसने मीनोपॉज करवा देना होता है ना, टेम्परेरी सा मीनोपॉज करवा देना होता है। तो इसके जो मीनोपॉजल सिम्टम है वो सारी वुमेन टॉलरेट नहीं कर पाती। फिर इसलिए उन्होंने एक नई ड्रग बनाई जिसका नाम यूलिप्रिस्टल एसीटेट है। ये असल में सेलेक्टिव प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है। इसकी इफेक्टिवनेस बिल्कुल जीनर्ज एगोनिस्ट जैसी ही है, लेकिन इसमें जो है ना वो वाला जो साइड इफेक्ट थे जीनर्ज के उसने मेनोपॉज लाइक करवाना था, उसमें ये भी नहीं होते, इसलिए ये ज्यादा अच्छी ड्रग है। लेकिन अभी इसको ऐसे वाइडली एक्सेप्ट नहीं किया गया क्लिनिकल प्रैक्टिस में, अभी इतनी ज्यादा यूज नहीं की जाती जितना हम जीएनएच एगोनिस्ट को करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो चॉइस है हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट की वो डिटरमाइन करती है कि पेशेंट की कंप्लेन है, उसकी क्या सिम्टम्स आ रही हैं, अगर आ रही हैं तो उसकी क्या सेवेरिटी है, पेशेंट जो है ना वो उसका फर्टिलिटी के बारे में क्या इरादा है, क्या उसकी फैमिली कंप्लीट है या उसने अभी फर्टिलिटी रिपेयर करनी है। इन चीज़ों पे हमारा सर्जिकल ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। अगर हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर की बात करें तो उसमें हिस्टेरोस्कोपी की सर्जरी या हिस्टेरोस्कोपी की जाती है, और अगर सब म्यूकोस फाइब्रोइड होना या फाइब्रोइड का पोलिप हो तभी ये हिस्टेरोस्कोपी हेल्प कर सकती है। अगर सब सिरोजल है, इंट्राम्यूरल है, तब तो हिस्टेरोस्कोपी इतना हेल्प नहीं ना कर सकती। तो फिर आप अगर सब म्यूकोस है तो हिस्टेरोस्कोपी करके उसको रिमूव कर सकते हो, एचएमबी की सिम्टम्स जो होंगी वो इंप्रूव हो जाएंगी। लेकिन उस केस में कि अगर फाइब्रोइड का साइज बड़ा है या फाइब्रोइड जो है वो इंटरम्यूरल है, तो तब आपको मायोमेक्टमी करनी पड़ेगी या सर्जिकली रिमूव करना पड़ेगा फाइब्रोइड को, या इवन आपको हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। मायोमेक्टमी हम तब प्रेफर करते हैं जब हमें फर्टिलिटी को प्रिजर्व रखना हो, और अगर फैमिली कंप्लीट हो फिर हम हिस्टेक्टमी को प्रेफर करते हैं। ठीक है, मायोमेक्टमी में क्या करते हैं, लेप्रोटमी इंसिजन लगाया जाता है, और वैसे अब लेप्रोस्कोपिक भी यूज की जा रही है। अच्छा, अब मायोमेक्टमी करने से पहले ना फीमेल को एक चीज़ के लिए काउंसिल करती हो कि करनी तो हमने मायोमेक्टमी ही है, फर्टिलिटी को बचाना है, लेकिन अगर मायोमेक्टमी के दौरान अनकंट्रोल ब्लीडिंग शुरू हो गई, जो कि थोड़ा बहुत रिस्क होता है कि अनकंट्रोल ब्लीड हो सकती है, लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीडिंग हो सकती है, उस केस में हमें एमरजेंसी हिस्टेक्टमी भी करनी पड़ सकती है। तो ये अपना कंसेंट पहले ही ले लेनी है। अब चाहे हिस्टेक्टमी हो चाहे मायोमेक्टमी हो, दोनों केसेस में पहले पेशेंट को 3 मंथ तक जो है ना जीएनएच एगोनिस्ट दिए जाते हैं। जीएनएच एगोनिस्ट का प्री ट्रीटमेंट कराया जाता है ताकि जो फाइब्रोइड है उसका बल्क थोड़ा कम हो जाए, उसकी वैस्कुलरिटी थोड़ी कम हो जाए, ब्लीडिंग ना करे, वो इजीली रिमूव हो जाए। ठीक है, फिर ये उसको देने होते हैं। और एक इसका ये भी फायदा होता है कि अगर वो जीनस एगोनिस्ट लिए और फाइब्रोइड का साइज कम हो जाए, बल कम हो जाए ना, तो फिर मिड लाइन इंसिजन लगाने के बजाय हम सिंपली एक सुप्रा प्यूबिक इंसिजन लगाते हैं और फाइब्रोइड को रिमूव कर देते हैं। अच्छा, मेडिकल और सर्जिकल के बाद ना उसने एक तीसरी टर्म बताई है, रेडियोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जिसमें यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आती है। इसमें करते क्या है कि यूट्राइन आर्टरी में एम्बोलाई रख देते हैं। ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट ने प्रोसीजर करना होता है। एक स्मॉल इंसिजन बनाया जाता है ग्रोइन में लोकल एनेस्थीसिया के अंडर, एक कैनुला प्लेस कर देते हैं फेमरल आर्टरी में। वो कैनुला जो है फिर वो चला जाता है यूरिट्राइन आर्टरी तक, और वहाँ पे फिर जो है ना एम्बोलाइजेशन कर देते हैं। एम्बुलाइजेशन के जो पार्टिकल हैं वो इंजेक्ट कर देते हैं, जिससे ब्लड सप्लाई यूट्रस की कम हो जाती है। और फिर फाइब्रोइड जो है उनको तो ब्लड सप्लाई चाहिए, जब उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी इन्फेक्शन होगा, डिजनरेशन होगी। लेकिन इसके साथ ना एक चीज़ एसोसिएटेड है कि जब ये एम्बोलिक कहते हैं ना एम्बोलाइजेशन, तो इस इन्फेक्शन की वजह से पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होती है। तो पेशेंट को इस प्रोसेस के बाद ओवरनाइट जो हॉस्पिटल ही रखना होता है, कि जब उसको पेन होगी तो उसको फिर हम उसको एनाल्जेसिया देंगे, ओपियोइड एनाल्जेसिया देंगे, क्योंकि आर्टरी एक्लूड करी है तो पेन तो बहुत सीवियर होगी। ठीक है, और इसकी कॉम्प्लिकेशन में फीवर, इन्फेक्शन या फाइब्रोइड एक्सपल्जन या पोटेंशियल ओवेरियन फेलियर भी हो सकता है। तो वो वाली वुमेन जो अपनी फर्टिलिटी को बचाना चाह रही है उनको बता देना है कि अगर आप ये करवा रही है ना यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, तो इसमें थोड़ा बहुत रिस्क मौजूद है ओवेरियन जो है ना उसकी फेलियर का, और ये परमानेंट ओवेरियन फेलियर होगा। और इसकी इस प्रोसीजर की वजह से यूट्रस के भी ऊपर कुछ एबनॉर्मल इफेक्ट आ सकते हैं, क्योंकि आपने ब्लड सप्लाई काटी है तो यूट्रस को भी तो इस्कीमिया होगा ना, उसके भी कुछ इफेक्ट्स आ सकते हैं। उसकी वजह से भी प्रेगनेंसी जो है ना फिर वो खराब हो सकती है, एबनॉर्मल प्लेसेंटेशन हो सकती है। अच्छा, अब लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं ना वो फाइब्रोइड के लिए वो मायोमेक्टमी जितने ही होते हैं, और फाइब्रोइड जो है ना वो डिजनरेट हो जाता है। लेकिन 1/3 वुमेन ऐसी हैं जिनको इस प्रोसीजर के बाद कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा, कोई खास उनके सिम्टम रिलीव नहीं हुई और उनको इनके साथ मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट फर्दर करवाना पड़ा 5 ईयर्स के अंदर अंदर। ठीक हो गया। तो जब भी वुमेन को इस प्रोसीजर के लिए काउंसिल करना है उसको ये भी बताना है कि आपने जो है ना वो कि है तो ये बड़ा लेस इन्वेसिव, इसमें आपको सर्जरी वगैरह नहीं करनी पड़ी, सिंपल एक स्मॉल सेंसियाँ लगा कर लोकल एनेस्थीसिया आपने उसका एम्बोलाइजेशन कर दी। लेकिन इसमें ना आपको बाद में जो है वो हाई रिस्क है कि आपको फर्दर ट्रीटमेंट चाहिए हो, तो इसके लिए हर चीज़ के लिए उसको काउंसिल करना है। अब आगे ना उसने इतना बड़ा टेबल बनाया है, उसमें उसने मेडिकल, सर्जिकल, रेडियोलॉजिकल, जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं वो सारी उसने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दी हैं कि मेडिकल में ट्राइनेक्सामिक एसिड है, सीओसीपी है, लिवोनोजेस्ट्रल है, लेकिन ये सारी जो है वो सब म्यूकोजल के केस में या बड़ा फाइब्रोइडोस केस में इनफेक्टिव हो जाते हैं। तब हम जीनर्च एगोनिस्ट और यूलिप्रिस्टल एसीटेट करते हैं। जीनर्च एगोनिस्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि इसको सर्जरी के पहले यानी प्रायर टू सर्जरी 3 मंथ्स तक प्री ट्रीटमेंट देना होता है, जिससे फाइब्रोइड का हम साइज असल में श्रिंक करवा रहे होते हैं, ताकि एक तो ब्लीडिंग कम हो, एक उसको रिमूव करना आसान हो।
दूसरा ने सर्जिकल में हिस्टेरोस्कोपिकली मायोमेक्टमी बताई है, और एक मायोमेक्टमी है जो किन्सीन की करके दी जाती है, लेप्रोटमी करके दी जाती है, दूसरा हिस्टेरेक्टमी है। मायोमेक्टमी उनकी करते हैं जिन्होंने फर्टिलिटी स्पेयर करनी है, ठीक है, और सिम्टम इनके रिलीव हो जाते हैं, लेकिन लेकिन ये चीज़ होती है कि मायोमेक्टमी करते हुए अगर लाइफ थ्रेटनिंग ब्लीड हुआ तो 1% तक ही रिस्क होता है, आपको इमरजेंसी हिस्टेरेक्टमी भी करनी पड़ सकती है, इस चीज़ की कंसर्न पेशेंट से पहले ही ले लेनी है। तो फिर जो है आपके पास हिस्टेरोस्कोपिक मायोमेक्टमी है, प्रोसीजर तो बहुत अच्छा है, बहुत आसान है, लेस इन्वेसिव है, लेकिन वो सिर्फ सब म्यूकोजल फाइब्रोइड को ठीक कर सकता है। हिस्टेरेक्टमी की बात करें तो उन वुमेन में जिनमें फर्टिलिटी डिजायर नहीं है, उनकी फैमिली कंप्लीट है, उनमें फिर हम हिस्टेरेक्टमी कर देते हैं। और रेडियोलॉजिकल में यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन आती है, इसके बाद मैंने बताया कि सीवियर पेन होती है, इसलिए पेशेंट को एनाल्जेसिया देना होता है, और इसके साथ फर्दर ट्रीटमेंट रिक्वायर हो सकते हैं, ये मुकम्मल तौर पर डिजीज को ठीक नहीं करती। चले यहाँ तक आपका जो है ना वो फाइब्रोइड कंप्लीट हो गया, इसकी डिटेल्स हमने देख ली। अब एडिनोमाइसिस एक छोटा सा टॉपिक है, एडिनोमाइसिस को देख लेते हैं। ये होता ये है कि इसमें एंडोमेट्रियम है ना, यूजुअली एंडोमेट्रियम मायोमेट्रियम से बिल्कुल सेपरेट होती है, डिमार्केटेड होती है, लेकिन यही एंडोमेट्रियम अगर डीप मायोमेट्रियम में जाना शुरू हो जाए तो उसको एडिनोमाइसिस कहते हैं। इसमें होता कि एंडोमेट्रियल जो ग्लैंड और स्टोमा है ना वो डीप विद इन द मायोमेट्रियम होते हैं। तो इसको जो है ना एडिनोमाइसिस को हम डायग्नोस कर सकते हैं कि अगर हम हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन करें, मतलब हिस्टेक्टमी की, उधर से फिर हिस्टेक्टमी के बाद वहाँ से टिश्यू का जब एग्जामिनेशन किया तब हमारा डायग्नोसिस बनता है कि एडिनोमाइसिस था। अब ये जो डीप मायोमेट्रियम में ना डीप में एंडोमेट्रियल टिश्यू आया हुआ है, ये भी हार्मोन को रिस्पॉन्ड करेगा नॉर्मली ही जैसे एंडोमेट्रियम करती है, और ये मायोमेट्रियम ब्लीड करवाएगा, फिर मायोमेट्रियम में जो है वो सेकेंडरी डिस्मेनोरिया हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे ब्लीडिंग हो रही है तो पेन होगी, और यूट्रस इनलार्ज करती रहेगी, और हैवी मसल ब्लीडिंग के साथ साथ यूट्राइन इनलार्जमेंट होगी, ठीक है, और डिस्मेनोरिया होगा।